हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। हाँ, मुझे इस किताब के बारे में इतना कुछ सुनने को मिला ना कि मैं सच में इसे पूरी तरह से डिकोड करना चाहती हूँ। एक कैफे जैसी सुकून वाली जगह पर बैठकर ऐसी गहरी बातें करने का अपना ही अलग मजा है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। ये सच में एक ऐसी किताब है जो किसी के भी सोचने का पूरा नजरिया जड़ से बदल सकती है। तो बेसिकली इसका मेन आइडिया क्या है? इस किताब का जो मुख्य आधार है ना, हम्म। वो एडलेरियन साइकोलॉजी है। ऑथर कहते हैं कि ये दुनिया असल में बहुत ही साधारण और सिंपल है। अच्छा। हाँ, और कोई भी इंसान ना तुरंत इसी पल खुश हो सकता है। वेट, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो रोज इतना स्ट्रेस लेती हूँ, ऑफिस के टारगेट्स, रिश्तों की टेंशन। हाँ, मैं देखता हूँ कि ये बात एकदम से डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है यार। दुनिया सिंपल कैसे हो सकती है? मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन एडलर का मानना है कि कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया में नहीं है, बल्कि उस चश्मे में है जिससे हम इसे देखते हैं। हम खुद अपने पास्ट और डर की वजह से इसे उलझा देते हैं। तो अगर खुश रहना इतना आसान है, तो हम अपने पास्ट की वजह से इतने दुखी क्यों रहते हैं? यही तो कैच है। मतलब पास्ट का असर तो होता है ना, किसी का ब्रेकअप, कोई ट्रॉमा। यहीं से हम एक बहुत ही चौंकाने वाले सच पर आते हैं। राइटर ने एक कमाल की बात कही है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा असल में होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, ट्रॉमा नहीं होता? नो वे। पास्ट में हुए अब्यूज का क्या? क्या वो सब झूठ है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो दर्द असली नहीं होता। दर्द बिल्कुल असली है। तो फिर? मैं इसे ऐसे देखता हूं कि एडलर के अनुसार हम अपने आज के किसी छिपे हुए गोल को पूरा करने के लिए पास्ट के दर्द का सिर्फ एक बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे टीलियोलॉजी कहते हैं। यार ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा इजी करके बताओ। वर्तमान के लक्ष्य के लिए पास्ट का बहाना कैसे? चलिए, किताब का एक बहुत ही सटीक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो कई सालों से अपने कमरे में बंद है। ओके। वो बाहर जाने से बहुत डरता है। अगर वो कदम बाहर रखेगा तो उसे भयंकर एंग्जाइटी होने लगती है। आमतौर पे लोग क्या कहेंगे? मैं तो यही सोचती कि शायद उसके पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, स्कूल में बुली हुआ होगा। राइट, दुनिया ऐसे ही सोचती है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि वो लड़का बाहर जाने से इसलिए नहीं डरता क्योंकि पास्ट में कुछ बुरा हुआ था, बल्कि उसने बाहर ना जाने का अपना एक लक्ष्य बनाया है। वेट एक सेकेंड, वो जानबूझकर खुद को एंग्जाइटी दे रहा है? बिल्कुल, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो डर पैदा कर रहा है। पर कोई खुद को तकलीफ क्यों देगा? इसका क्या फायदा है? मैं बताता हूँ। अगर वो कमरे में बंद रहता है तो पेरेंट्स का पूरा ध्यान उस पर रहता है। वो घर का एक स्पेशल हिस्सा बन जाता है। अच्छा, वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहता है। हाँ, बाहर की दुनिया में तो वो बस एक नॉर्मल इंसान होगा। रिजेक्ट होने का रिस्क होगा। तो उस रिस्क से बचने के लिए उसने पास्ट को सिर्फ एक ढाल बनाया है। ओह माय गॉड! मतलब उसने खुद ये सेफ रास्ता चुना है। बिल्कुल। तो क्या हम अपने इमोशंस को अपनी सहूलियत से पैदा करते हैं? 100%। एक और बहुत दिलचस्प कैफे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठी हैं और एक वेटर ने आपकी नई जैकेट पर कॉफी गिरा दी। मैं तो पक्का जोर से चिल्ला दूंगी उस पर। मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तो क्या वो गुस्सा वेटर की गलती की वजह से अपने आप फूट पड़ा? हाँ, ऑब्वियसली गुस्सा तो नेचुरल है ना। एडलर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ कि गुस्सा सिर्फ एक टूल है, जिसे हम दूसरों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टूल है? कैसे? इमेजिन कीजिए आप चिल्ला रही हैं और तभी आपके बॉस का फोन आ जाए। तब तो मैं शांत हो जाऊंगी। राइट। आप तुरंत मीठी आवाज में कहेंगी, गुड मॉर्निंग बॉस, और फोन कटते ही वापस वेटर पर चिल्लाएंगी, अरे हाँ, ये तो मैं अक्सर करती हूँ। तो इसका मतलब है कि गुस्से को पल भर में चालू और बंद किया जा सकता है। आपने अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से का इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब जैसे सुबह चाय बनाने से बचने के लिए मैं कभी-कभी हल्के सिरदर्द का बहाना बनाती हूँ, वैसे ही हमारा दिमाग बहाना बनाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हमारा दिमाग बड़े-बड़े कामों से बचने के लिए इन इमोशंस का बहाना बनाता है। ये तो बहुत ही आजाद करने वाली बात है। मतलब मैं अपने पास्ट की विक्टिम नहीं हूँ। एकदम सही। हम आज अपने एक्शंस खुद तय करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी भावनाएं दूसरों को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, तो क्या हमारी सारी परेशानियां दूसरों से ही जुड़ी हैं? ये बहुत ही डीप सवाल है। और राइटर ने कमाल की बात कही है कि दुनिया की हर एक परेशानी असल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की परेशानी है। हर एक परेशानी, मेरी पर्सनल इनसिक्योरिटीज भी। हाँ, बिल्कुल। मैं इसे ऐसा समझता हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई और इंसान होता ही नहीं, आप बिल्कुल अकेली होती, तो क्या आपको कभी फील होता कि आप मोटी हैं या अच्छी नहीं दिखती? शायद नहीं।
कंपेयर करने के लिए कोई होता ही नहीं। एग्जैक्टली हम खुद से नफरत भी इसलिए करते हैं ताकि हम दूसरों से दूर रह सकें और रिजेक्ट होने से बच सकें। नो वे। तो क्या मैं जो हमेशा खुद में कमियां निकालती हूँ वो सिर्फ एक सेफ जोन में रहने का तरीका है? बिल्कुल, आप पहले ही खुद को रिजेक्ट कर देती हैं ताकि कोई और आपको रिजेक्ट करके दुख न दे। मैं हैरान होती हूँ ये सोचकर, मैं खुद को बचाने के लिए खुद ही को नीचा दिखा रही हूँ। यही सच्चाई है। ऑथर अपनी हाइट का एग्जाम्पल देते हैं। उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर थी, जो उन्हें बहुत कम लगती थी। अच्छा। पर एक दोस्त ने कहा कि उनकी छोटी हाइट से लोग रिलैक्स्ड फील करते हैं। तब ऑथर को समझ आया कि हाइट कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। प्रॉब्लम उनका कंपैरिजन था। हाँ, मैं हमेशा मानता हूं कि ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। अगर दुनिया में कोई और नहीं होता तो क्या 155 सेंटीमीटर होना कोई टेंशन की बात होती? बिल्कुल नहीं। पर यार, हम हमेशा खुद को दूसरों से तौलते हैं। लाइफ तो एक रेस है ना, हमें स्कूल से यही सिखाया गया है। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लाइफ कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जहां जीतने के लिए दूसरे को हराना जरूरी है। तो फिर क्या है? हम सब एक ही फ्लैट जमीन पर आगे बढ़ रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे, पर सब अपनी स्पीड से चल रहे हैं। हम्म लोग हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे साथी हैं, हमारे कॉमरेड्स हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर सब मेरे साथी हैं तो मुझे किसी से जलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन राहुल, मेरा मतलब है, अगर लोग मेरे साथी हैं तो मैं उनकी बातों का इतना बुरा क्यों मानती हूँ? हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले क्यों दब जाते हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हमें सेपरेशन ऑफ टास्क्स यानी टास्क्स को अलग करना सीखना होगा। ऑथर कहते हैं कि हमें दूसरों के वैलिडेशन की जरूरत को पूरी तरह नकार देना चाहिए। वेट, इसका क्या मतलब है? क्या मैं दूसरों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दूं? परवाह करने और वैलिडेशन मांगने में फर्क है। आपको सिर्फ खुद से एक सवाल पूछना है कि ये टास्क किसका है। किसका टास्क है मतलब? मान लीजिए एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब पेरेंट्स उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन पढ़ना असल में बच्चे का टास्क है, पेरेंट्स का नहीं। तो क्या पेरेंट्स उसे एकदम छोड़ दे? छोड़ने का मतलब है दखल ना देना। सपोर्ट दीजिए, पर आखिरी डिसीजन उसका है। मतलब आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पर पानी पीना घोड़े का टास्क है। ओ माय गॉड, मैं तो हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती हूँ। ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। है ना? अगर आप ऑफिस में अच्छा काम कर रही हैं तो वो आपका टास्क है। बॉस उसे पसंद करता है या नहीं, ये बॉस का टास्क है। मैं सच में इसे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है। और ऑथर यहाँ एक बहुत ही गहरी बात शेयर करते हैं कि असली आज़ादी का मतलब है दूसरों की नफरत सहने की हिम्मत होना। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। वाओ। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो वो उनका टास्क है, आपका नहीं। आपको बस बिना डरे अपने रास्ते पर चलना है। यार, ये सुनते मुझे सीने पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन एक डाउट है। हाँ, बताइए। अगर मैं ये सोचना छोड़ दूं कि लोग क्या सोचते हैं, तो क्या मैं अकेले नहीं पड़ जाऊंगी? मुझे स्वार्थी होने जैसी फीलिंग आ रही है। ये डर सबको लगता है, लेकिन यहीं पर कम्युनिटी फीलिंग का कॉन्सेप्ट आता है। आप समाज से कटेंगे नहीं, बल्कि और गहराई से जुड़ेंगे। कम्युनिटी फीलिंग? वो कैसे? ऑथर समझाते हैं कि असली खुशी फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन या योगदान की भावना में है। इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना। हाँ, खुद को बेस्ट मानना नहीं, बल्कि अपनी कमियों को ईमानदारी से मानना कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं कोशिश करूंगा। राइट, मैं समझ रही हूँ। दूसरा पिलर है दूसरों पर बिना शर्त भरोसा करना। ये थोड़ा रिस्की है ना? हाँ, पर अगर कोई धोखा देता है तो वो उनका टास्क है, भरोसा करना आपका टास्क है। और तीसरा पिलर है दूसरों के काम आना। ओके, कंट्रीब्यूट करना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपको फील होता है कि आपकी कोई वैल्यू है। यही असली खुशी है। पर क्या मुझे इसके लिए बहुत कुछ बड़ा अचीव करना होगा? मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूँ। क्या मुझे कोई महान लीडर बनना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और यही किताब का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है, द करेज टू बी नॉर्मल, यानी आम इंसान होने की हिम्मत। आम इंसान होने की हिम्मत। हाँ, हमें कोई महान अलेक्जेंडर या आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। स्पेशल बनने का जो बोझ है ना, उसे उतार फेंकिए। हम तो सोशल मीडिया पर हमेशा स्पेशली दिखना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं देखता हूं कि लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए भाग रहे हैं। वो सोचते हैं कि जब वो टॉप पर पहुंचेंगे तभी जिंदगी शुरू होगी। हाँ, जैसे मैं सोचती हूँ कि जब मेरा प्रमोशन होगा तब मैं खुश होंगी। एग्जैक्टली। लेकिन लाइफ कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डॉट्स की सीरीज है। डॉट्स। हाँ, हर पल एक डॉट है। लाइफ असल में डांस करने जैसी है। डांस में आप किसी मंजिल तक नहीं पहुंचते, आप बस उस पल में डांस करते हैं। ऑथर इसे
एनर्जियल लाइफ कहते हैं। आज और अभी में डांस करो। मैं पूरी तरह समझ गई। मतलब मुझे फ्यूचर की चिंता छोड़कर अभी इस पल में, इस कैफे में, इस बातचीत में पूरी तरह जीना है। एकदम सही। पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर इस मोमेंट पर पूरी स्पॉटलाइट डाल दीजिए। ये सच में बहुत आजाद करने वाली फीलिंग है। बिल्कुल। पता है, समरी देने के बजाय क्यों ना हम इस बात पर फोकस करें कि कल सुबह से हमारी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है इस किताब की वजह से। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी जानना चाहता हूँ। तो कल सुबह से मैं किसी के वैलिडेशन का वेट नहीं करूंगी। मैं अपनी चाय बनाऊंगी, आराम से पीऊंगी और सिर्फ अपने टास्क पर फोकस करूंगी। और हाँ, कोई सिरदर्द का बहाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बहुत बढ़िया। और मैं कल से अपने पास्ट को अपनी किसी भी परेशानी का कारण नहीं मानूंगा। मैं पूरी तरह से आज और अभी में डांस करूंगा, बिना किसी कंपटीशन के। ये तो बहुत ही कमाल का गोल है। बिल्कुल। ओके, तो हम इस पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। अगला पॉडकास्ट आप किस किताब पर चाहते हैं? अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।